हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आई के एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, या हम उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप इसे स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस लेक्चर में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो याद करने की है वो उस ट्रिक के साथ याद करेंगे, और जो इसके अंतर्गत इसके अंडर में जितने कॉन्सेप्ट आते हैं उसे हम है ना अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो देखिए 1921 में हमें सबसे पहले हड़प्पा इस मुकाम पर पहले साइट मिली है, यानी हड़प्पा की साइट मिली है 1921 में। उससे पहले हमारे पास हड़प्पा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, या हम हिस्ट्री में हड़प्पा जैसी हमारे पास कोई चैप्टर नहीं था। 1921 में पहली साइट मिली, फिर बाद में है ना बहुत सारे साइट मिलते गई, जैसे मोहनजोदाड़ो, लोथल वगैरह, ये बाद में है ना मिलते गए, खुदाई होती गई, मिलते गए, और आज भी मिलते रह रहे हैं, और खुदाई होते जाएंगे तो आगे और मिलते रहेंगे। तो ये फिर हमारे पास 1921 के बाद ये चैप्टर बन गया। फिर बाद में हमको है ना स्टोन एज के भी बहुत सारे साइट मिले, वो स्टोन एज भी अलग से एक चैप्टर बन गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो समझने की चीज़ है, तो हम शुरू यहीं से करते हैं कि हड़प्पा जो है ये नाम हमने ये साइट, ये मतलब पूरी सिविलाइजेशन का हड़प्पा क्यों दिया। तो ये बहुत इजी है कि सबसे पहले हड़प्पा हमारे पास साइट थी जो हमें मिली है, फिर बाद में बहुत सारे साइटें हमें मिलती गई है जो इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमने पहले साइट हड़प्पा मिली है, इसलिए हमने पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा नाम दे दिया। तो ये आसान है। लेकिन कुछ इसे है ना आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये भी इसका नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंध रिवर है, यहाँ तो ये मैप नहीं है, मैप मैंने आगे लगाया है, वहाँ देख, ऐसा जानने के लिए समझ लीजिए। समझो ये सिंध रिवर है, यहाँ से आ रही है, हिमालय से निकलती है, और पाकिस्तान की जो आधी बीच में से निकलते हुए कराची के पास जाके, चलो ठीक है, समंदर में मिल जाती है। तो ये सिंध रिवर है। अब सिंध रिवर को जो ग्रीक में इंडस कहते हैं, तो ये इसके इर्द गिर्द है ना बहुत सारे हमें साइट मिले हैं, और इनिशियल में यहीं हमें साइट मिली है और यहीं हमने खुदाई की है। तो इस वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गया है। लेकिन आज जो है ना हिस्टोरियन ये आर्ग्यू करते हैं कि ये देखिए आज है ना इसका जो दायरा है वो सिंध रिवर के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि इसका दायरा जो है फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। हमें बहुत दूर 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 तक है ना इसके जो है ना साइट्स मिले हुए हैं, जैसे गुजरात में, उधर बलूचिस्तान में, महाराष्ट्र में कहीं कहीं साइट मिली हुई है। तो अब ये मुनासिब नहीं है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाए। तो फिर दूसरे जो हिस्टोरियन है वो अलग अलग इसका नाम दे रहे हैं। तो मुनासिब यही है कि इसका नाम हड़प्पा हो, लेकिन इसको इंडस भी कहते हैं, अदर भी नाम है इसमें। देखिए जैसा कि हमको आपको बता देते हैं अभी, हाथरा घग्गर सिविलाइजेशन करके नाम दे रहा है, कोई कोई कह रहा है कि नहीं इसको सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन कहो। तो ये एक बहस का टॉपिक है, क्या नाम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम बस इसको इतना ही समझेंगे, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फेमस है, या हड़प्पा सिविलाइजेशन ये भी एक फेमस है, ये दो नाम। अब आगे क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो एक बहस का टॉपिक है, वो होते रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये ब्रोंज एज है, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ब्रोंज एज किसे कहते हैं, हमने देखिए स्टोन एज पढ़ा क्योंकि स्टोन इस्तेमाल होता था। हमें ना चालकुलिथिक एज पढ़ेंगे जिसमें कॉपर इस्तेमाल होता था, वो आगे हड़प्पा के बाद पढ़ेंगे हम। कॉपर इस्तेमाल होता था, इसमें क्या है मालूम है, इसमें है ना कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन को अगर से मिलाएंगे तो फिर है ना वो ब्रॉन्ज बन जाता है। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टीन करेंगे हम तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो ये टाइम के यानी हड़प्पा के लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, मतलब उनके पास ये टेक्निक थी, मेटलर्जी टेक्निक थी, अलॉइंग टेक्निक थी। कॉपर को उन्होंने टीन में मिक्स करके है ना ब्रॉन्ज बनाया है, और ब्रॉन्ज कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेवी है, मजबूत है। तो इसलिए हम इसे है ना ब्रॉन्ज एज कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है 3300 BC से,
ये जा रहा है 1300 BC तक। लेकिन जो इसका मैच्योर पीरियड है, जिसमें आज हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे, वो है 1500 से 2500 से लेके 1900। ये मैच्योर टाइम है इसका। मैं एक एक करके आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल आप फिक्र मत कीजिए, जो जहाँ पढ़ाना है वहीं पढ़ाऊंगा आपको। अभी सिर्फ हम मैच्योर एज देख रहे हैं यहाँ पे। इसका जो एकदम जो ये टाइम का पीरियड है 2500 से पहले का और 1900 के बाद का, ये बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी फिक्र मत कीजिए आप। तो यहाँ देखिए, ये जो है ना, देखिए ये सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली है जो हमें हैरत अंगेज कर देती है कि इतने विकसित और इतना ज़्यादा डेवलप कोई सिविलाइजेशन भला इतने पुराने टाइम पे हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग, जब हमने उनके हाउसिंग स्ट्रक्चर को देखा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने हुए थे। वो है लोग है ना बैक्ड बिल्ड इस्तेमाल किया करते थे, प्लानिंग किया करते थे अपनी अर्बन की, मतलब वो पूरा है ना उसका लेआउट डाला करते थे, बाद में है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया करते थे। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, वो भी एलोबरेट ज़बरदस्त ड्रेनेज सिस्टम। वाटर की सप्लाई थी, उनके पानी की सप्लाई थी, इरिगेशन के लिए वो पानी सप्लाई किया करते थे। उनके पास है ना डैम बने हुए थे, उनके पास है ना पाउंड बने हुए थे, पानी का भरपूर इस्तेमाल और अच्छे तरीके से टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया करते थे। रोड उनके पास ज़बरदस्त थे। तो ये तमाम चीज़ें है ना हमें हैरत अंगेज कर देती है कि ये इतने कैसे डेवलप हो सकते हैं। अब अगर देखेंगे मेटलर्जी, यानी उनके पास है ना ये जो टेक्निक है कॉपर वगैरह की या फिर उसको अलॉय करने की, ये उनके पास थी। हैंडीक्राफ्ट उनका बहुत ज़बरदस्त था। वो हाथों की अपनी कलाकारी के ज़रिए स्कल्पचर बनाया करते थे, इमेजेस बनाया करते थे, और बहुत सारे पोर्ट्रीज और क्या क्या हम जो आगे पढ़ेंगे, हम ऐसी इतनी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने जो उनकी ज़रूरत थी। बीड्स बनाया करते थे वो। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हमें वहाँ से मिली हुई है कि हमें सोचने में मजबूत कर देती है कि इतने विकसित लोग उस टाइम पे थे। जबकि हम उसकी जो कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन है उसके हड़प्पा के, तो उसके कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन जिससे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, ये जो है इजिप्ट है, ये जिसे आज हम मिस्र भी कहते हैं, इजिप्ट। ये इजिप्ट का सिविलाइजेशन है। ये अपनी जो है ना मम्मी की वजह से फेमस है। और आप ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड, ये इसके वजह से आज दुनिया भर में फेमस है, इजिप्ट। तो ये उसके अलावा जो आप देखेंगे मेसोपोटामिया जो इराक में आता है, वो इसके अलावा भी कुछ दूसरे सिविलाइजेशन थे, जैसे कि सुमेर हो गया, उधर अगर से आप देखेंगे इलम हो गया, या फिर उधर चाइना में जाएंगे वहाँ उनका चाइना का सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन भी उसके कॉन्टेम्परेरी थे, लेकिन इनसे ज़्यादा विकसित और इनसे ज़्यादा जो एरिया जो कवर करता था वो हड़प्पा है। और इनके साथ हड़प्पा जो है ना, ये जो सिविलाइजेशन जो मैंने आपको बताई है, इनके साथ ये ट्रेड रिलेशन रखता था। तो मैं आपको ये तमाम चीज़ें है ना आगे बताऊंगा कि इनका कॉन्टैक्ट वगैरह कैसा था ट्रेड में वगैरह से हम देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ना बहुत विकसित था, बहुत डेवलप था, और हमें हैरत में डाल देता है इसकी अपनी इतनी डेवलपमेंट। एक चीज़ जो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले ही मतलब जब पहला लेक्चर दिया था वहाँ समझाते कि ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री क्योंकि हमें ये लोग है ना, इनकी अपनी लिपि वगैरह थी, लैंग्वेज थी, लिपि थी, लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सके, हम नहीं पढ़ सके, तो इसलिए हम इसे है ना प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। तो ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं इसके बारे में। और तो अब देखिए हड़प्पा की जो खोज की जो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है उसके बारे में देखते हैं। तो हुआ क्या है मालूम है, मिस्टर मैसन करके फ्रेंच ट्रैवलर थे। ये 1826 में जहाँ आज हड़प्पा है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ ब्रिक्स वगैरह देखी थी। तो उन्होंने उसको है ना अपनी जो बुक लिखी है, उन्होंने जो ट्रैवल बुक लिखी है, उसमें उसके बारे में मेंशन किया है कि यहाँ पे कुछ ऐसी पुरानी ब्रिक्स वगैरह मैंने देखी है, पुरानी चीज़ें देखी है। लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान उस साइड पे नहीं गया है। तो अगर से उस टाइप पे चले जाता तो हड़प्पा हमें 1926 या उसके बाद ही हमको हड़प्पा के बारे में मालूम पड़ जाता, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन मेंशन ये जो बंदा गया था उसने इसके बारे में मेंशन अपने बुक में किया है कि यहाँ पे मैं गया था, यहाँ पे मुझे है ना पुराने जो कैसल्स वगैरह मिले, ब्रिक्स मिले, और मतलब पुरानी घाटी वगैरह कुछ मिली हुई है, ये लिखा है उसने।
जब हमें हड़प्पा मिला है तो बाद में हमें इसकी बुक पे हमें निगाह डाली है तो हमें पता चला अरे यार 1926 में इसको तो यहाँ का इसके बारे में मालूम हो चुका था। अगर से हम उस वक्त ध्यान देते और यहाँ पे खुदाई कर लेते तो हमें हड़प्पा तो बहुत पहले ही मिल जाता था। तो खैर यह हुआ। एक और चीज़ जो एक और इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ है, अगर से हम वहाँ पे भी अगर से जागरूक हो जाते और यहाँ पे खुदाई कर लेते तो हमें शायद इस टाइम पे मिल जाता। हुआ क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हो 1856 में मुल्तान से लेके लाहौर तक ये रेलवे ट्रैक बन रहा था। तो आपको मालूम है रेलवे ट्रैक बनता है तो उसके लिए जो उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऊंचा होता है, तो उसके लिए मिट्टी पत्थर या बहुत सारे ऊड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है ना। तो दो भाई थे, विलियम ब्रॉन्टन और जॉन ब्रॉन्टन। तो ये है ना उसके डायरेक्टर थे वो ट्रैक के बिछाने के लिए। तो इनको ज़रूरत पड़ी थी स्टोन की, इनको ज़रूरत पड़ी थी ब्रिक्स की। तो ये उस इलाके में देख रहे थे, उन्हें नहीं मिले। तो उनको वहाँ के देहातियों ने बोला कि भाई ये देखो यहाँ पे कुछ है ना खंडर वगैरह है और यहाँ से हम है ना ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, आपको चाहिए तो आप भी इस्तेमाल करो। उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आयते अगर से मिल जा रहे हैं हमको बिना मेहनत के तो क्यों इस्तेमाल ना करें। इन्होंने क्या किए, ऑर्डर जारी कर दिया कि जाओ भाई वहाँ से है ना ब्रिक्स वगैरह उठा के लेके आओ। तो फिर इनके मजदूर गए और वहाँ से उन्होंने बड़ी तादाद में है ना ब्रिक्स वगैरह वहाँ लेके आए और वो जो उनका जो रेलवे ट्रैक का ब्लास्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल किए हैं। अगर से उस टाइम पे भी हमारी अगर से तवज्जो इस तरफ जाती कि भाई ये क्या चीज़ है, ये खंडर वगैरह क्या है, क्या पुराने तो नहीं है, और उस वक्त हम ध्यान देते और उसको अगर से खुदाई करते वहाँ पर तो हो सकता कि हमें है ना हड़प्पा है ना 1856 में मिल जाता। लेकिन खैर उसे मिलना 1921 में ही था, तो हमें 1921 में मिला। हुआ क्या है, ये बंदा दयाराम साहनी ये वहाँ गए हैं, इन्होंने वहाँ जाके खुदाई की है क्योंकि बहुत सारी अफवाहें थी कि भाई ये जो खंडर है पुराना है और लोग उससे डरते थे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो इन्होंने बोला चलो जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे मिलेगा। तो इन्होंने जाके देखा वहाँ की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि नहीं नहीं ये तो बहुत एक पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पर। और फिर वहाँ से हड़प्पा का खुदाई का काम शुरू हो गया। फिर अगले ही साल ये आर.डी. बनर्जी इन्होंने क्या किया, मोहनजोदाड़ो जो आज मोहनजोदाड़ो हमारे पास है, इन्होंने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। तो इन्हें वहाँ पे भी एक बड़ा ही शहर मिल गया। उन्होंने बोला बाप ये तो और भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो इन्होंने वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी और इन्होंने पता चला कि ये नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर होंगे, ऐसे बहुत सारे साइट्स होंगे। तो चलो ठीक है, आप खुदाई शुरू करते हैं पूरे इलाके में जो इंडस रिवर के इर्द गिर्द है, यानी इंडस वैली के इर्द गिर्द है। फिर वहाँ से है ना एक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को एक काम मिल गया और बड़े ह्यूज लेवल पे कि आप उनकी जिम्मेदारी बढ़ के आप खुदाई करते बैठो। और उन्होंने खुदाई की और जो हमारा जो हड़प्पा था, हड़प्पा से पूरा सिविलाइजेशन था जो आज हमारे पास तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 1300 से 1400 हमारे पास साइट्स है। तो ये खुदाई करते करते हमको इतने साइट्स अब भी मिल गए हैं और खुदाई होंगी तो और पता नहीं हमें कितने साइट मिलेंगे और कितनी इन्फॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग हमें और मिलने वाली है। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था थोड़ा सा कि 1856 में साइट मिली लेकिन वहाँ पे हमारी तवज्जो नहीं गई। रेलवे ट्रैक का काम हुआ, वहाँ पे भी नहीं गई। आखिरकार 1921 में हमें खुदाई की और वहाँ पे हमें हड़प्पा मिल गया, फिर मोहनजोदाड़ो मिला, फिर इस तरीके से हमें दूसरे साइट्स मिले हैं। ठीक है, और ये कौन है, ये देखो, ये जितने तस्वीरें मैंने यहाँ लगाई है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इनके बारे में हमें इस जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तो इनके बारे में इनके नाम वगैरह बहुत आएंगे, तो इसलिए मैंने इनकी तस्वीर लगा दी है। ये सर जॉन मार्शल है, ये उस वक्त है ना आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसके डायरेक्टर है सर जॉन मार्शल और ये सुपरवाइजर थे। इनके सुपरवाइजर में इन दोनों ने काम किया है, दयाराम साहनी ने और बनर्जी ने। ठीक है, अभी देखिए ये जो है ना सर जॉन मार्शल, इन्होंने देखिए हड़प्पा हमें कब मिला पता है, हड़प्पा हमें 1921 में मिला, खुदाई हुई और बाद में पता चला कि ये सिविलाइजेशन है। अब वर्ल्डली ऐलान इन्होंने किया, पूरी दुनिया को अनाउंस कब किया पता है, 1924 में, कि भाई ये देखो एक सिविलाइजेशन यहाँ पे इंडिया में हमें मिला है, अब हम इस पर काम करने वाले हैं और ये बहुत विकसित हमें नजर आ रहा है। इस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी फिर इसके ऊपर, ये बुक का नाम भी देखिए, इसको याद कर सकते हैं आप,
मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो नाम जो देने वाले थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे पहले यही थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको। सर जॉन मार्शल, इन्होंने बुक ही लिखी है उस नाम से, मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ठीक है, आगे हम देख रहे हैं, आगे चल के देखते हैं। अभी इसके जो है ना डेट्स के बारे में हम देखते हैं, हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में। तो क्या हुआ मालूम है, बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने स्टडी करके है ना अपनी डेट देने की कोशिश की है कि भाई इसके दरमियान रहा हूँ। ये कब हुआ पता है, जब है ना कार्बन डेटिंग हमारे पास नहीं थी। कार्बन डेटिंग हमारे पास 1960 के बाद आई है, और बाद में जब भी जो भी साइट है हम वो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले जो कोई भी साइट हमारे पास हमने देखो मतलब खुदाई वगैरह करते थे और खोजते थे, तो उसको डेटिंग देने के लिए तो फिर हमें वो बारीकी से स्टडी करते थे हम वहाँ के चीज़ों की, और उसके बाद हम उसको डेट देते थे। तो ये देखिए, इन्होंने जो पुराने जो हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुछ डेट दी है अपनी बहुत गहरी स्टडी करने के बाद। तो पहले बात कर रहे हैं हम जॉन मार्शल की। मैंने इमेज लगाया है पहले, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे जिस वक्त है ना हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो लिखला यानी खोज हुई उसकी। तो इन्होंने क्या कहा है कि 3250 से लेके 2500 के बीच में हड़प्पा पूरा पीरियड रहा होगा। तो ये इन्होंने उसको डेट दी थी उस टाइम पर। तो ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल बने MS वाद, उन्होंने क्या कहा है कि नहीं भाई, ये जो है ना 3500 से 2500 के बीच में रहा होगा। तो इन्होंने अपनी डेट दी। ठीक है, व्हीलर आए, व्हीलर बाद में रहे डायरेक्टर जनरल 1940 के बाद। तो उन्होंने क्या कहा कि इतना पुराना नहीं है, इतना पीछे का नहीं है, ये है ना 2500 से 1500 के बीच में रहा होगा। बाद में उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने 2500 1500 बहुत दूर हो गए, ये 1700 में रहा होगा। तो ये करेक्शन करके उन्होंने फिर अपनी डेट क्या हो गई उनकी 2500 से 17 तक, और ये करीब करीब इन्होंने सही भी लगाई है। तो ठीक है, ये कब हुआ, जब कार्बन डेटिंग नहीं थी। अब कार्बन डेटिंग आ गई तो फिर क्या हुआ, कार्बन डेटिंग से हम डेटिंग करने के बाद हमें पता चला कि ये जो है ना ये टाइम पीरियड रहा है 1750 में, ये ख़त्म हो गया। तो ठीक है, तो ये कार्बन डेटिंग के बाद हमें पता चला है। तो कई हद तक है ना व्हीलर सही हो गए। और ये मुखर्जी जो इंडियंस थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने 3200 से 2700 के दरमियान बताया इसे। तो ठीक है, जब ये व्हीलर है मॉर्टिमर व्हीलर, तो इनका नाम याद रखना, इनकी तस्वीर भी याद रखो क्योंकि आगे भी ये काम में आने वाले हैं। अब ये जो, अच्छा मैंने ये क्यों लगा दिया, और ये वाद से, ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया करके, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो है ना बुक हुआ करती थी, पब्लिश हुआ करती थी पहले। ये हर साल पब्लिश की होती थी। इसमें मतलब साइटों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, नई नई साइटें अगर से कुछ नई मालूमात है तो उसमें ऐड होकर आती थी। तो ये जो एंशिएंट इंडिया करके है ना, ये पहले 1946 में स्टार्ट होती है और 1966 तक ये चली है, हर साल ये पब्लिश होती थी। पहले पब्लिश किसके अंडर में हुई है, व्हीलर के अंडर में हुई है ये। बाद में ये डिसकंटिन्यू हो गया 1960 के बाद से। फिर बाद में अभी जो छपती है ना, वो इंडियन आर्कियोलॉजी करके छपती है, वो भी एक रिपोर्ट ही है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, वो अभी छपती है 1966 के बाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ऐसे मैंने बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, ये मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अभी देखिए कितना एरिया ये कवर करता है। यहाँ से देखेंगे हम, ये कितना एरिया इसने कवर किया है। ये ये पूरा एरिया इसने है ना, इतना एरिया इसने कवर किया है। तो इतना बड़ा ये सिविलाइजेशन था, और हमें ये पूरे एरिया में है ना अलग अलग जगहों पे बहुत सारे साइट्स मिले हैं। कुछ मेजर साइट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा बिल्कुल। तो ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इसे। आगे देखते हैं, हमने है ना हड़प्पा का एक इंट्रोडक्शन देखा है, और साथ में फिर हमने हड़प्पा कितने एरिया में फैला हुआ था वो हमने उसका एक निगाह भर हमने उसको देखा है। ठीक है, अब मैं एक एक करके टॉपिक आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम हड़प्पा की ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन बोले तो उसका किस तरीके से वो पनपा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग है ना 4 थेरीज है, और भी थेरीज है लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूँ आपको, एक एक करके आपको बताऊंगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम ये थेरी देखने से पहले है ना इसके बारे में ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा जो है ना किन रेसेस से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग। तो हम क्या करते हैं,
जो हमें वहाँ के स्केलेटन मिले हैं, मतलब ढांचे मिले हैं कि खोपड़ी वगैरह मिली है, तो उसकी स्टडी हमने की है। खोपड़ी की स्टडी है, क्रेनोलॉजी में आती है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है उसे। तो उसकी स्टडी करने के बाद हमें है ना ये पता चला है कि हड़प्पा के लोग है ना 4 रेसेस से बिलोंग करते थे, तो इसलिए हम इन्हें है ना हेट्रोजीनियस कह रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस बोले तो बहुत सारे अलग अलग इससे बिलोंग करने वाला, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? प्रोटोसोलाइट, मेडिटेरेनियन, मंगोलाइट, अल्बोनाइट, ठीक है। ये देखिए, ये अल्बोनाइट है ये इंसान, ये मंगोलाइट है, इसे हम मेडिटेरेनियन कहेंगे, और ये जो होंगे हमारा प्रोटोसोलाइट होंगे। तो इनमें हम देख रहे हैं कि इंसानों में ना फर्क होता है, उनके रंग रूप में, उनके चेहरे में, उनकी पेशानी में, उनके नाक नक्शे में, हर चीज़ में फ़र्क होता है। तो यही फ़र्क है ना ये रेसेस की वजह से है। तो अलग अलग रेसेस होंगे तो अलग अलग इंसान के ढांचे में फ़र्क आएगा। तो यही स्टडी है ना ये इसमें आती है एंथ्रोपोलॉजी में। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान की स्टडी करते हैं, उसके रेसेस के बारे में हम जानते हैं उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम का इंसान था उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो ये हमारे लिए कारआमद साबित हो जाती है। क्योंकि जब हमें इंसान के स्केलेटन या उसके स्कुल वगैरह का यानी उसके खोपड़ी वगैरह का स्टडी करके ये पता चल जाए कि ये किस रेस से है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ से माइग्रेशन किया होगा। क्योंकि हम है ना हमने ये पता है हमें कि कौन सी जो रेसेस है वो किस एरिया में रहती थी, तो उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि ये भाई यहाँ से माइग्रेशन किया होगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस है यानी हेट्रोजीनियस है, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कहाँ से किए होंगे इन्होंने, पर इतना ही है कि ये मिक्सचर है बहुत। तो ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। हाँ, अगर से इसके रेसेस के बारे में अगर से जानना है तो मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, वहाँ उसे पूरे रेसेस को है ना अलग से डिस्क्राइब कर दूंगा, और बहुत सारे रेसेस होती है। तो ठीक है, अब हम ये देखते हैं ओरिजिन के बारे में क्या क्या हिस्टोरियन के ख्याल है। ये थेरीज है, यहाँ थेरीज बोले तो ख्याल होता है, वो एक अपने व्यू रखते हैं कि भाई यहाँ से हुआ होगा, ये ऐसा हुआ होगा, कोई सबूत देते हैं उसकी, और उसके बुनियाद पे अपना ख्याल रख देते हैं। तो एक ख्याल ये है कि ये जो है ना कोलिन और ज़ोआब ओरिजिन होगा। कोलिन और ज़ोआब क्या है? अगर से मैं हड़प्पा का मैप बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा ना, यहाँ से तो कोलिन और ज़ोआब जो यहाँ पे बलूचिस्तान का इलाका है, तो बलूचिस्तान में ये 2 कल्चर थे, तो इसे हम पीरी हड़प्पा कल्चर कहते हैं। तो ये पीरी हड़प्पा कल्चर में आते हैं, ये पीरी हड़प्पा कल्चर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो थे ना 2 कल्चर, और आप यहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था मेहरगढ़ के बारे में, तो मेहरगढ़ पहले का है, कोलिन और ज़ोआब उसके बाद का है। तो ऐसा कहा जाता है ये शहरी सभ्यता थी, दोनों भी जो थे ना कल्चर ये शहरी थे और थोड़े विकसित थे ये। तो ऐसा एक व्यू है कि भाई ये जो हड़प्पा के लोग हैं इन्हीं को देख देख कर है ना विकसित हुए हैं, और इन्हीं के असर से ये हड़प्पा फिर एक सिविलाइजेशन बना है। तो ये एक ख्याल है कि ये 2 शहरों की वजह से यानी 2 कल्चर की वजह से हड़प्पा विकसित हुआ है, हड़प्पा एक सिविलाइजेशन बना है। तो ठीक है, ये ख्याल जो कहा जाता है। दूसरा ख्याल नहीं भाई ये नहीं कि ये कोलिन वगैरह नहीं, बल्कि ये अम्बरी कल्चर से प्रभावित है। अम्बरी कहाँ पर है? अम्बरी जब आप मोहनजोदाड़ो देखेंगे, मोहनजोदाड़ो के नीचे ही अम्बरी है। अम्बरी भी एक है ना एक कल्चर था, विकसित था, और वहाँ पे है ना एग्रीकल्चर वगैरह हुआ करता था। तो ये भी पीरी हड़प्पा है, मैं पीरी हड़प्पा बाद में पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो है ना अम्बरी कल्चर से प्रभावित था, तो ये भी एक ख्याल है। एक कहते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना सुमेरियन जो ओरिजिन है इनका, सुमेरियन बोले तो सुमेरियन जो एक सिविलाइजेशन था कहाँ पे? ईरान। मैंने जो आपको बताया है ना एक मैप बताया है पहले, वहाँ पे आप आगे भी बताऊँगा आपको मैं। तो सुमेरियन करके एक ईरान में हड़प्पा का कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन था, तो वो सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो उन्होंने कहा देखिए इनकी जो स्क्रिप्ट है वो कहीं कहीं हद तक सिमिलर है, और इनकी जो लैंग्वेज है ना, मतलब जो सॉरी माफ़ कीजिए, इनकी जो मतलब सील बनाने की जो टेक्निक है, सील जो है वो कहीं हद तक सिमिलर हमें मिलती है। तो इस वजह से ऐसा कह रहे हैं कि हड़प्पा जो है ना सुमेरियन कल्चर से प्रभावित था, और यहीं से फिर है ना सुमेरियन को देखा देखी हड़प्पा फिर अपना एक सिविलाइजेशन बना है, तो ये भी कहा जाता है। तीसरा चौथा जो है ना ये कहते हैं कि नहीं भाई हड़प्पा ना इनसे प्रभावित है,
न इनसे प्रभावित है, बल्कि हड़प्पा जो है ना पूरा सिविलाइजेशन एक देहाती सिविलाइजेशन था, मतलब सिविलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, देहाती ओरिजिन था। पहले देहात थे छोटे छोटे ये, और फिर खुद से इन्होंने फिर क्या किया मालूम है, डेवलप होते गए, और डेवलप होते गए शहरी सभ्यता बन गई है। फिर शहरी सभ्यता बन गया तो फिर इनके अंदर है ना एक नज्म नस्क आ गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इनका स्ट्रांग हो गया, और इस तरीके से फिर एक पूरा सिविलाइजेशन बना है। तो ये इसको मान्यता है, ये विलेज ओरिजिन वाला है ना, इसको मान्यता है। इससे कहा जाता है हाँ भाई ये ठीक हो सकता है, ये विलेज वाला जो है ना ये पहले देहात थे, देहाती विकसित होते होते फिर ये शहरी शहरी सभ्यता बनी और एक सिविलाइजेशन बना। तो ठीक है, ये चार थे, बहुत ईजी थी, कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फेजेज है, मैंने टेबल लगाया है यहाँ पे ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके फेजेस के बारे में। इसे पढ़ लीजिए। एक काम करता हूँ, मैं इसे समझा ही देता हूँ। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी आपकी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्या की, हड़प्पा पीरियड की, मतलब हड़प्पा के टाइम पीरियड की। तो ये देखिए ये जो है ना इतना ही हम हड़प्पा में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे सिर्फ कौन सा पता है, ये मैच्योर पीरियड को। पूरे लेक्चर में हम मैच्योर पीरियड को पढ़ेंगे, ये मैच्योर पीरियड को। जो भी हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं हम मैच्योर पीरियड को ही पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 2600 से 1900 तक, ठीक है। इससे पहले जो है ना अर्ली हड़प्पा है, ये कहाँ से है, 3300 से 2800 तक, 2600 तक। तो ये अर्ली हड़प्पा है, 3300 से 2600 तक। तो यहाँ पे अब एरा की बात करें, देखिए ये है क्या, रीजनलाइजेशन एरा। मतलब क्या हुआ, वो थेरी जो विलेज ओरिजिन की जो थेरी है ना विलेज वाली, वो देखिए यहाँ सब होती है प्रूफ। कैसा कि रीजनलाइजेशन था पहले, मतलब कैसे था, पहले विलेज थे, रीजन थे, अलग अलग छोटे छोटे जिसमें बटे हुए थे। यहाँ पे आके ये क्या हो, इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे आके ये पूरा सिविलाइजेशन बन गया, एक सेंटर पावर होते आगे बनते हो गई, यानी पूरा एक सेंटर पावर आ गई, पॉलिटिकल विकसित हो गया, और इस तरीके से मेच्योर हो गया। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। तो ये प्री हड़प्पा, जहाँ पे ज़्यादा विकसित नहीं थे, और विलेज सोसाइटी थी, यानी रीजनलाइजेशन था, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, ठीक है ना, ऐसे समझिए इसको। बाद में हम बात कर रहे हैं लेटर हड़प्पा की। तो लेटर हड़प्पा कब, 1900 से 1300, ये डिक्लाइन फेज है इसका, ठीक है, ये डिक्लाइन फेज है। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे पता है, इसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, ये ओसीपी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी देखिए लोकलाइजेशन हुआ है, लोकलाइजेशन कैसा, फिर से ये बिखरना शुरू हो गया था, तो इसलिए अलग अलग कल्चर उभर कर आए हैं यहाँ पे, अलग अलग कल्चर, देखिए ध्यान रखिए, अलग अलग कल्चर। और फिर हम देखिए बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, क्या, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने सुना होगा आहार, बनास, काइथा, रंगपुर, प्रभास, ये आपने सुने होंगे सारे, ये कल्चर है अलग अलग। इनको हम चालकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं, चालकोलिथिक कल्चर। तो ये कल्चर उभर कर आए हैं, तो ये हम लेटर हड़प्पा में पढ़ेंगे इसको, और ये इसी टाइम पे उभरे है ये, ठीक है। तो ये लोकलाइजेशन था, अलग अलग लोकल, मतलब लोकल कल्चर उभर कर आए हैं। कोई ऐसा, अब हर कल्चर का अपना अपना एक मतलब उनकी लाइफ थी, सोसाइटी थी, उनकी अपनी लाइफ थी, और उनका अपना कल्चर था, ठीक है, ये समझिए आप। ये हो गया हड़प्पा के बारे में, मतलब उसके टाइम पीरियड के बारे में। अर्ली और ये लेटर जो है ना हम बाद में पढ़ेंगे उसको, इसके बाद हड़प्पा के बाद, ठीक है। इसके अलावा भी पीरी हड़प्पा, पीरी हड़प्पा में देखिए, पीरी हड़प्पा में हमने पहले भी पढ़ा है आपको, जैसा मैंने आपको बताया मेहरगढ़ के बारे में, वो पीरी हड़प्पा में आ रहा है। इसी तरह के रंगपुर है, अम्बरी है, उसके ज़्वाब के बारे में बताया, ज़्वाब और कुलीन के बारे में जो थेरीज है ना कि यहाँ से पनपे आई है ओरिजिन के बारे में, तो ये पीरी हड़प्पा में आते हैं, मतलब ये हड़प्पा से पहले का था। हड़प्पा कहाँ से, 3300 से हमारा शुरू हो रहा है, तो ये 1300 तक जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो जब भी वो मतलब वहाँ पे जो भी हड़प्पा के उस रीजन में जो भी सोसाइटी थी, जो भी कल्चर थे, तो वो पीढ़ी हड़प्पा में आते हैं, ये पूरी पीढ़ी हड़प्पा में आएंगे। तो ये कहाँ से है, 7000 से लेके 3300 तक। तो ये, और इसको हम अर्ली फूड प्रोड्यूसर, तो मेहरगढ़ हमने देखा है, न्यूलिथिक में आता है, तो ये सारे न्यूलिथिक भी चाहेंगे, लेकिन अलग अलग कल्चर थे हड़प्पा उतने रीजन में, ठीक है। अभी पोस्ट हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा में फिर क्या होगा, वैदिक कल्चर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर रीजनलाइजेशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे आके स्टोन एज में यहाँ पे आके आप देखेंगे यहाँ पे आके क्या बने, एम्पायर बना है ना, मगध एम्पायर बना है ना, तो इंटीग्रेशन हो गया। बाद में क्या था, रीजन ही थे छोटे छोटे, ये ट्राइब में बटे हुए थे। तो ऐसी ही चीज़ इनका भी था, ये भी कैसे थे, ट्राइब में बटे होंगे, ये छोटे छोटे इसमें बटे होंगे, यहाँ आके क्या इंटीग्रेशन हो गया, सेंट्रल पावर आ गई। तो समझ गए होंगे आप इसको, टेबल को। आगे चलते हैं।
अभी देखिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोले तो फैलाव, मतलब कितने इलाके में वो फैला हुआ था हड़प्पा। अब इसे हम समझते हैं बहुत आसानी से। देखिए इंडिया में, देखिए हड़प्पा जो दो दो कंट्री में है, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में, दोनों तरफ। तो देखिए इंडिया में जो है ना, यहाँ पे एक साइट है इसकी, पूरा जो यहाँ पे कहीं साइटें मिली है हमें गुजरात में, ये राजस्थान है, और ये पंजाब और हरियाणा है। तो यहाँ पे हमें इसके साइट मिले हैं इंडिया की साइड पे, और भी मिले हैं यहाँ पे हमें, यहाँ पे भी मिली है हमें महाराष्ट्र में दायमाबाद करके, कश्मीर में हमें यहाँ पे एक साइट मिली है। ठीक है, अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और ये तो इंडिया में था। पाकिस्तान में ये पंजाब है पाकिस्तान का, ये सिंध है पाकिस्तान का, और इधर बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान है। तो ये इधर तीन, इसमें इतना इसमें फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी साइट है इसकी, ये पूरी साइट है। अब इसे हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ये यहीं लिखा हुआ है ये, तो कितने इसमें कवर करता है ये, 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है पूरा। ठीक है, अब इसकी देखिए एक चीज़, देखिए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ, ये जो है ना, देखो नॉर्थन जो बाउंड्री है ना इसकी, मांडा तक है, ये कश्मीर में आती है। ठीक है, जो साउथर्न मोस्ट जो उसकी बाउंड्री है वो नर्मदा एस्चुरी, यहाँ पे समझो मान लो इसको। ठीक है, वेस्टर्न लिमिट इसकी इधर जा रही है, सुतकजिंडर के बारे में बताऊंगा मैं, यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, और इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो आलमगीरपुर, ये यूपी में आता है यहाँ पे। अब देखिए नॉर्थ से साउथ, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो है ना किलोमीटर में 1100 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो किलोमीटर है वो 1600 है। ठीक है, एक काम करता हूँ, और एक चीज़ जो इसके बारे में बताना है मुझे, और ये जो है ना ऐसा कहा जाता है ये ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है पूरा। कैसा, इसको ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो ये ट्रायंगुलर बनता है। तो पूरा जो सिविलाइजेशन है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ है। तो ठीक है, ये समझ गया। तो ये एक्सटेंशन है इसका, गुजरात, राजस्थान, इधर पंजाब, इधर अगर से जाएंगे बलूचिस्तान, सिंध, और ये पाकिस्तान का पंजाब। ठीक है, इतने इसमें फैला हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पूरे हड़प्पा कल्चर के। तो ये भी मैंने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक एक चीज़ हम देखेंगे। इसके टाउन प्लानिंग के बारे में, टाउन प्लानिंग में हम इसके स्ट्रीट देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, बिल्डिंग और उनके डेवलिंग, किचन, ग्रेड बात के बारे में बात करेंगे, पब्लिक बिल्डिंग के बारे में इसको देखेंगे हम। तो ये इनका क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक में पहला हमारा पॉइंट रहेगा ये टाउन प्लानिंग। आगे हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे उनकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे इनका वाटर सप्लाई, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग उनके पास टेक्नोलॉजी थी, पॉटरी मेकिंग टेक्नोलॉजी थी, सील मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी थी, प्रीशियस स्टोन इस्तेमाल करते थे, मेटल इस्तेमाल करते थे, वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी बनाने की, वेड बनाने की टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से मेडिसिन, टेक्सटाइल और शेल, ये हम सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में बात करेंगे उनकी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके ड्रेसिंग, क्लॉथ, फूड एंड डाइट, उनकी एनिमल एंड उनके टॉय जो इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट जो इस्तेमाल, गेम एंड अम्यूजमेंट जो वो किया करते थे, वेपन, इम्प्लीमेंट, टूल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल, क्लासेस ऑफ पीपल, ये क्योंकि ज़रूरी है हर चीज़ में बयान करना, तो ये भी इसको भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। तो ठीक है, ये सोशल और कल्चरल कंडीशन उनकी, ये तमाम टॉपिक में हम एक एक करके कवर करेंगे। बात करेंगे हम उसके रिलीजन की। तो एक व्यू है फिर जो हमने वहाँ पे, जो हमको जो कुछ मिला है उसके ऊपर सील्स वगैरह मिली है, जो भी हमें स्टोन्स वगैरह मिली उसके ऊपर। मदर गॉडेस का एक व्यू है कि मदर गॉडेस परफॉर्म होता था, ट्री वर्शिप परफॉर्म होता था, या फिर एनिमल वर्शिप परफॉर्म होता था। लॉर्ड शिवा के बारे में एक व्यू है, लिंग यूनि के बारे में, और बरियल प्रैक्टिस रिलीजियस में देखेंगे हम। एक एक चीज़ को हम अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, तो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन में एनिमल, उनकी फिर इंडस्ट्री, और ये
सेल, पोट्री वगैरह ये चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे इंडस वैली इंस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा कल्चर के बारे में, जो अलग अलग हमारे पास व्यू है, जैसा कि आर्यन इन्वेंशन, सिमेट्री एज कल्चर वाला जो व्यू है, क्लाइमेट चेंज का, अर्थक्वेक का, फ्लड का। तो ये जो अलग अलग व्यू है इसके बारे में, उसको भी हम है ना एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे। और फिर मेजर साइट के बारे में आपको बताऊंगा और इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसा याद रखना। तो ठीक है, अभी देखिए हम है ना एक एक पॉइंट को यहाँ क्लियर करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसको समझ जाइए। देखिए ये क्या है, ये एक है ना, ये स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट अपने आप को है ना क्या कर रही है, राइट एंगल पे ना क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर ये एक चौक बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट क्या कर रही है, पूरी जो टाउन को है ना अलग अलग ब्लॉक में बांट रही है। मानो एक ब्लॉक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरीके से ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से सिटी डिवाइड है। और ये ब्लॉक में क्या है पता है, ब्लॉक में इनके घर है और यहाँ से ये लेन निकली हुई है, मानो ये लेन निकली हुई है, और यहाँ इनके अपने मकानात है। ये पूरे इनके क्या है, ये मकानात है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये जो लेन है ना, ये लेन, ये मानो लेन है ना, तो ये भी एक चौक बन रहा है छोटा सा। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि हर लेन की जो चौक है वहाँ पे हमें ये पब्लिक वेल मिलता है और लैंप पोस्टेड मिलते हैं। तो ये साबित करता है कि उनके पास है ना एक इफेक्टिव म्यूनिसिपल अथॉरिटी होंगी। तो ठीक है, इतना ही इसके बारे में है, यही इंपॉर्टेंट है, इसे ये समझिए। तो ये क्या पता करता है कि उन्होंने है ना सिटी का लेआउट है ना प्री प्लान था उनके पास। तो इतना ज़बरदस्त उन्होंने है ना, जब सिटी बनाते थे तो प्लान करते थे उसे, और उस हिसाब से है ना कंस्ट्रक्शन करते थे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होगा, ड्रेनेज सिस्टम भी सेम होगा। मतलब ये रोड है ना और ये गलियाँ हैं, तो घरों से निकलता हूँ कहाँ पर, लेन में, लेन से जाता हूँ कहाँ पर, ये रोड पर, मतलब ये स्ट्रेट पर, और स्ट्रेट से जाता हूँ मेन रोड पर। अब मेन रोड से वो फिर कहाँ फेंक देते होंगे, बाहर, जो आउट ऑफ सिटी, एकदम जो बाहर रिवर है उसमें उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम का गंदगी है उसे बाहर फेंक दिया करते थे। देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकेंगे, ये रोड है बीच का, ये क्या है, ये लेन है इनकी। ये लेन जो आगे मिलेंगे कहाँ पे, बड़े रोड पर यहाँ पे। इसी तरीके इधर से मिलेंगे, फिर इधर से भी इस तरीके से लेन होंगी इनकी। तो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें देखिए, मोटर इस्तेमाल करते थे, लैम डाइम इस्तेमाल करते थे, और जेप्सिम इस्तेमाल किया करते थे। और वो है ना ब्रिक का इस्तेमाल किया करते थे। अपने ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने ब्रिक से बनाया था। ऊपर से है ना कुछ ऐसा हर जगह पर, जैसा कि यहाँ से अगर घर से निकला है तो हर जगह पर ऐसा रोड के बीच में है ना एक ढक्कन रख दिया करते थे ऊपर, झाँक कर उसको, ताकि है ना कोई कचरा और कुछ गंदगी या कचरा या कुछ ऐसी भी कोई ब्लॉकेज वाली चीज़ है तो वहाँ से उसको निकाल सके। जिस तरीके से आज हम करते हैं वैसे उनके पास था। ठीक है, और हम देखेंगे इसके बारे में और चीज़ें कि वो जो लोग हैं ना हेल्थ केयर सैनिटाइजेशन का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा। इवन ये भी कहा गया है कि उनके घर में भी ये केयर किया जाता था ताकि कोई भी है ना ड्रेनेज सिस्टम में वेजिटेबल्स या कोई भी ऐसी चीज़ें ना डाले जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम चौकअप हो जाए या ब्लॉक हो जाए, ऐसी चीज़ ना डाले। वो घर में उसकी केयर कर लिया करते थे, घर में से चीज़ों को अलग कर दिया करते थे। सिर्फ ऐसी चीज़ें डालते थे जैसे पानी हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड वाली चीज़ें उसमें से बहाया करते थे। तो ये चीज़ें हमको नज़र आती हैं वहाँ पर। ठीक है, इतना ही इसके बारे में है, यही अहम है। ये पूरे इसमें यही मिलेगा आपको, इसके सिवा और कुछ उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नई चीज़ आपको नहीं समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज है कि इस तरीके से बीच से, इनकी गलियों के बीच से इस तरीके से जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना, अब देखिए इनकी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं हम। जो इनकी बिल्डिंग है ना, ये मानो इस तरीके से बिल्डिंग का एक ये ख्याली नक्शा है। बिल्डिंग में अहम क्या है, देखो ये है ना प्लेन, इनके प्लेन है ना हमको बिल्डिंगें नजर आएंगी, इसको हम प्लेन बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग का है ना ये प्लेन है। प्लेन क्यों, क्योंकि उसके पास किसी तरीके का हमको प्लास्टर नहीं दिखा, किसी तरह का चूना वगैरह नहीं मिला, और किसी तरीके की पेंटिंग और तस्वीरें हमको वहाँ पे नहीं मिली हुई है, तो इसे प्लेन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटीफुल नहीं थी लेकिन सॉलिड थी, मजबूत बनाते थे, ज़्यादा है ना वो डेकोरेशन वगैरह नहीं करते थे।
तो कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा वो डेवलप नहीं थी, विकसित नहीं थी कि वो अपनी मेजोनरी वगैरह का इस्तेमाल करके उसको छपाई करे या फिर उसको प्लास्टर करे या उसको चूना लगाए या कोई पेंटिंग डेकोरेशन वगैरह करे। ये शायद उनके पास वो नहीं थी, लेकिन ऐसे ही लगता है कि उन्होंने ये प्लेन खूबसूरती के लिए बनाया होगा ताकि उनको ये अच्छी लगती होंगी। ठीक है ना। ये बिल्डिंग है ना ईंटों से बनाया करते थे। ठीक है, ब्रिक का इस्तेमाल किया करते थे, वो भी ब्रिक कौन सी, जली हुई ब्रिक्स, और बहुत सारे ब्रिक्स वो इस्तेमाल किया करते थे। तो मैं आगे बताऊंगा ब्रिक्स के बारे में आपको। आगे हम देख रहे हैं कि देखिए ये जो इनकी है ना, ये गली, ये रोड की तरफ या लेन की तरफ इनका घर है, और इसमें आपको विंडो नज़र नहीं आ रही। विंडो कहीं पे मिली नहीं। दरवाज़ा है, वो भी एक साइड पर, एक कोने में दरवाज़ा है। और इनकी जो खासियत है ना घर की, वो जैसा होते हैं ना वरंडा होते हैं ना घर में, इस तरीके से घर है। तो बीच में आपको दिखेगा यहाँ रूम है, इधर रूम है, ये पूरे रूम है ये, और बीच में आपको एक खुला दिखेगा ना वरंडा, इसमें वेल होगा। और ये बीच में का जो होगा ना खंभों से इस तरीके से लगा, वो देखे होंगे आपने, बहुत सारे घर देखे होंगे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, इस तरीके के होते हैं, या पुराने घर देखे होंगे, इस तरीके से बना करते थे। तो बीच में खुला हुआ रहता था और ये पूरा है ना वरंडा रहता था। और ऐसा कहा जाता है किचन वगैरह इनके कोने में था, दरवाज़ा एक तरफ से खुल रहा है इधर से। ठीक है, विंडो नहीं है। वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया करते थे ऊपर, यहाँ देखिए वेंटिलेटर यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी इस तरीके से वेंटिलेटर यहाँ पे ऊपर साइड पे वेंटिलेटर का इस्तेमाल हो। एक और चीज़ जो इनके घर मकानात के ताल्लुक से है, वो है कि ये है ना डबल फ्लोर इस्तेमाल किया करते। देखिए यहाँ पे तस्वीर है, ये सिंगल, ये डबल फ्लोर। तो हमको ये सीढ़ियाँ नज़र नहीं आई इनके घर में, हमको ये प्रूफ नहीं मिले कि डबल फ्लोर है, तो सीढ़ियों के ज़रिए से हमें नहीं पता चला, बल्कि हमें ये किस तरीके से पता चला कि डबल फ्लोर इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हमें है ना, मानो यहाँ से हमको जब देखे हमने तो यहाँ पे हमको पाइप मिले हैं, काय के ड्रेनेज सिस्टम के पाइप। तो ये साबित करता है ये कि ये है ना डबल फ्लोर इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इतने ऊपर तक हमको पाइप मिले हैं। और एक और चीज़ मिली है हमें, हर रूम में है ना हमको ऊपर है ना बाथरूम मिला है। तो ये बाथरूम का इस्तेमाल किया करते थे, और बाथरूम का पानी जो है ना इस तरीके से, ये जो ड्रेनेज सिस्टम के पाइप से निकालने के लिए ये उन्होंने ऊपर तक है ना ड्रेनेज सिस्टम के पाइप डाले थे। ये पाइप फिर है ना गटर में या फिर ड्रेनेज सिस्टम में चल जाया करता था। तो ये चीज़ें हमें वहाँ से, उनकी जो हड़प्पा के जो हाउसेस है, उनकी बिल्डिंग है, ये चीज़ें हमको वहाँ से मिली है। डबल फ्लोर है, प्लेन है, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं है उस पर, ईंटों का इस्तेमाल किया है। उनके घर में दरवाजे है, कोने में है, खिड़की का हमें कोई सबूत नहीं मिला। वेंटिलेटर इस्तेमाल किया करते थे, और वरंडा था। और हर घर में हमको है ना उनके वेल मिला है, हाउस मिला है, मतलब हर हाउस में है ना वेल मिला है। और ड्रेनेज सिस्टम हर घर की एक खुसूसियात थी, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वेल भी है और ड्रेनेज सिस्टम भी जो है ना रोड से अटैच है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके हाउसेस और उनकी बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें हम किचन, बाथरूम और टॉयलेट की, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बाथरूम हर मकान में था। इवन आप देखेंगे डबल स्टोर या डबल फ्लोर अगर से कोई मकान है तो वहाँ पे भी डबल, उस पर भी हमको है ना बाथरूम मिलेगा, टॉयलेट भी मिलेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टॉयलेट थोड़े रेयर थे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। किचन के बारे में बात करेंगे, देखिए किचन जो है ना इस तरीके का मकान है, तो कहा जाता है किचन एक कोने में है यहाँ पे, तो ये हमको मिलेगा। और किचन के अंदर जो है ना हमें एक तो राइजर्स प्लेटफॉर्म मिला, थोड़ा सा ऊंचाई पे कुछ चबूतरा वगैरह मिला है। इसके बारे में अलग अलग ख्याल है कि किस लिए इस्तेमाल होता था। कोई कहता है कि बर्तन रखने के लिए इस्तेमाल होता था, डॉक्टर मकई का ख्याल है कि नहीं भाई वो फ्यूल ईंधन वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होता होगा। आगे बात करें हम पब्लिक बिल्डिंग की, तो पब्लिक बिल्डिंग मिली है हमें वहाँ पे। तो पब्लिक बिल्डिंग में क्या है, असेंबली हॉल, ग्रेड बाथ एंड स्टोर हाउस। तो आप देख सकते हैं ये सामने ये स्टोर हाउस है, तो ये मॉडर्न बनाई उसकी इस तरीके से, हमारी एक एक हमारी इमेज है कि इस तरीके से होगा। ये हमें मिला है, ये हमें मोहनजोदाड़ो, मतलब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगह पे इस तरीके से मिले हैं स्टोर हाउस। तो इस तरीके की ये तस्वीर है। ये असेंबली हॉल की एक तस्वीर है कि ये असेंबली हॉल था पूरा, बड़ा सा असेंबली हॉल था, लोग जमा होते होंगे वहाँ पे। तो ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं। ठीक है, अब है ना ग्रेड बाद और इसके बाद का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाते जाते एक वही फिर आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा वक्त निकाल के इसे शेयर कीजिए।